पिछले इस एपिसोड में हमने जाना था कि आरोही के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। धमनी अपनी माँ को आगे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। अब आगे आनंद से धमनी की माँ को लात मारकर आगे बढ़ गया। धमनी और विशाल की तो जैसे सांस ही अटक गई। वो दोनों भीड़ को चीरते हुए उस तरफ भागे और मामा चिल्लाते हुए उस तरफ दौड़े। धमनी ने अपनी माँ को उठाया। उनके सर पर हल्की सी चोट लगी थी। धमनी तो उनमें रोने ही वाली थी। विशाल गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग कितने घटिया हो, कठोर हो, तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। सेठ के आदमी ऑलरेडी आरोही को गाड़ी में डाल चुके थे। आरोही के माता पिता लोगों से मदद मांग रहे थे, पर इन हट्टे कट्टे लोगों का सामना कौन नहीं करता। पुलिस भी सेठ के हाथों से पैसे खाकर चुप थी। सेठ जाने वाला था कि विशाल की बात सुनकर गुस्से से पीछे मुड़ा। वो सबके हिसाब बराबर रखता था। सेठ ने उस छोटे से बच्चे को ऐसे चलाता देखा तो हंसने लगा और अपने एक आदमी से बोला, देखिए छोटा लड़का WWE खेलना चाहता है, इसको एंटरटेन कर दो। सेठ का एक आदमी विशाल को मारने के लिए आ गया तो धमनी बहुत डर गई और भागकर विशाल के आगे आ गई। जब सेठ ने देखा कि कैसे एक दुबली सी लड़की उस लड़के को बचाने के लिए आगे आकर खड़ी हो गई है, तो सेठ भी इंटरेस्ट से उसे देखने लगा। शेरा भी धमनी को देखकर हंस दिया और उसे वो धक्का मारने वाला था कि सेठ की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी और जैसे उसे कुछ याद आ गया, वो अपने आदमी से बोला, रुको। उसका आदमी तभी रुक गया। सेठ धीरे धीरे करके आगे आया, धमनी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और बड़े ही ध्यान से धमनी के चेहरे को देखने लगा। धमनी ने घिन से मुंह फेर लिया। ये लड़की तो वाकई बड़ी सुंदर है। ऐसी लड़की तो बस उसके घर और बिस्तर की शोभा बनाने के लिए बनी है। उसने उसे पहचान तो लिया था। वो उसे दोपहर में मिली थी। वो मुस्कुराया और बोला, गजब। शेर ने धमनी को देखकर कहा तो विशाल एकदम से आ गया और धमनी को अपने पीछे छिपा लिया। शेरा ने बेचैनी से मुस्कुराकर कहा, इसे भी ले चलेगा सेठ जी? जिसे सुनकर विशाल और धमनी दोनों सहम गए। शेरा को लगा कि उसकी इस बात पर सेठ हंसेगा, पर उसे हैरानी जब सेठ ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे दिया। सेठ उस पर चिल्लाया, लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या तुझे? जिसे सुनकर शेरा सहम गया। ये सेठ क्या कह रहा था? वो कब से किसी को इज्जत देने लगे, खासकर लड़कियों को? उसने तो कभी लड़कियों को अपनी कमर से ऊपर रखा ही नहीं, तो अभी ऐसी बहकी बाकी बातें क्यों कर रहा है? वो अपना गाल मसलता हुआ साइड में आकर खड़ा हो गया। सेठ ने धमनी से प्यार से पूछा, आप ठीक तो हैं? विशाल ने धमनी को अपने पीछे छुपाकर गुस्से से कहा, आपसे मतलब? सेठ बोला, अरे बुरा क्यों मान रहा है प्यारे बच्चे, क्या ये तुम्हारी बहन है? सेठ के तेवर तो एकदम से बदल गए, जिसे देखकर सिर्फ विशाल ही नहीं, वहाँ खड़े सारे लोग हैरान रह गए। वही ताऊ और ताई जी को तो मानो एक उम्र की किरण दिख गई। वो दोनों भागकर सेठ के पास आ रहे उसकी चापलूसी करने लगे। पंकज ताऊ तो खुद एक आदमी था, तो वो तो सेठ की नज़र को अच्छी तरह से भाप सकता था कि वो कैसे धमनी को देख रहा था। वैसे तो ताऊ उसके इतने भी बुरे नहीं थे, बट अगर बात उनकी अपनी बेटी की है तो धोनी को भी दाव लगाने पर तैयार थे। इसलिए वो जल्दी से भागकर उनके पास आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी हमारी बेटी को छोड़ दीजिए। उसके बाद उसने धमनी का आगे किया और बोला, ये मेरी धमनी है बेटी है, बहुत अच्छी है। सेठ ने थोड़ी शक की निगाह से कहा, ये तुम्हारी बेटी है क्या? सेठ ने उस आदमी और उसकी बीवी को देखा। उन दोनों को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी बेटी है। हो सकता है इन्होंने इस लड़की को चुराया हो। हाँ, आरोही तो इनकी जैसी लगती है। पंकज ताऊ उनकी बात सुन गए, थोड़े सा घबरा गए और झेप कर बोले, जी वो मेरे छोटे भाई की बेटी है। तभी धमनी की माँ गई तो पंकज बोला, इनकी बेटी है। हाँ, ये औरत तो इसकी माँ लगती है, सेठ ने सोचा। सेठ काफ़ी देर तक धमनी को दिखता रहा। कुछ सोचकर पंकज से बोला, तो मेरे साथ अंदर आओ। पंकज भागकर उसके पीछे गया और दोनों पंकज के घर में घुसे। सेठ वहाँ सोफे पर पैर रखकर बैठ गया और सीधा मुद्दे की बात आकर बोला, तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? पंकज भी उसके पैरों के पास बैठ गया और चपलसी करके बोला, जो आप कहीं माई बाप। सेठ ने सीधा सीधा कहा, ठीक है, तो अपनी दूसरी बेटी की शादी मुझसे करा दे। उसकी बात पर पंकज का जोर का झटका लगा। उधर अबीर एक्साइटेड होकर जल्दी से घर आया। अभी से तब धमनी के यहाँ का वेट नहीं हो रहा था, पर जैसे ही अबीर घर के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि बर्फ में बहुत सारे सामान फर्श पर पड़ा है। हरमान ने हाथ में एक एक्सपेंसिव केटल उठा रखी है जिसे वो तोड़ने के लिए ऑलमोस्ट रेडी था। अबीर उसकी तरफ भाग कर गया, उसका हाथ पकड़ लिया। अबीर ने अरमान से पूछा, क्या हुआ? तो पीछे से दादी दुखी होकर बोली, अबीर बेटा धमनी अब तक वापस नहीं, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, इसलिए अरमान गुस्सा है। ये सुनकर अबीर शॉक हो गया। धमनी इस तरह से घर क्यों नहीं आई? आखिर क्या हो सकता है? उस तरह से क्यों चली गई? क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, उससे पढ़कर वो नाराज़ हो गई है? और उसने जैसे तैसे अरमान को संभाला, पर वो खुद भी चिंता में था कि वह धमनी उसके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे छोड़कर चली गई है। क्या वो मदद कर पाएगा धमनी की? क्या होगा धमनी के साथ? जाने के लिए बने रही सिर्फ मेरे साथ।